Assalamu alaikum, beautiful viewers. I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनीता नज़ीर। सियासत का रुख के इस एक और एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज के वीडियो पॉडकास्ट में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर गगन भगत, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्तगी रखते हैं और एमएलए रह चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू अनिका जी, थैंक यू सो मच। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। करंट पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की। आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई काफी इन रिसेंट ईयर्स में। आपसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्तगी रखने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या ओवरव्यू है अभी लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, और जो करंट सिनेरियो चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ देखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद को? देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक एजेंडा, एक पॉइंट है इस टाइम, जो है जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन हैं उनके जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं उनके, जो क्योंकि 2019 के एप्लीकेशन के बाद आपने देखा होगा हालात बिल्कुल बदल गए हैं। कोई सरकार नहीं है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, लोगों ने कहाँ पे जाना है, किससे बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ लेके जाना है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो ग्राउंड पे इन्होंने पंचायती इलेक्शन करवाए थे, और मैं आपके ना चैनल पे बोलना चाहता हूँ कि वो गलती थी हमारी। जो हमने बॉयकॉट किया था पंचायती इलेक्शन का, वो हमारी गलती थी। एक गलती थी, क्योंकि जो गलती होती है हमें माननी चाहिए वो, लेकिन वो गलती हमें दोहराई नहीं। हमने डीडीसी इलेक्शन भी लड़े और अच्छे तरीके से हम जीते। और यही मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यहाँ पर लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वन एजेंडा है कि हर जगह जो भी बीजेपी के प्रोपेगेंडा है, जो नया कश्मीर की बात कर रहे हैं या और भी जितनी प्रोग्राम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, चाहे टूरिज्म पे हो गए, G20 पे बात कर रहे हैं ये लोग, हर जगह पूरे इंडिया में, और यहां तक कि बाहर प्लेटफॉर्म से भी बात करते हैं कि हमने कश्मीर को बदल के रख दिया आर्टिकल 370 एप्लीकेशन के बाद। तो लेकिन ये ग्राउंड पे जो है वो बिल्कुल झूठ है। और इसका सबूत जो है, यही सबूत है कि जो बीजेपी जो 2019 में इन्होंने हर एक लोकसभा से अपने कैंडिडेट उतारे थे, इस बार नहीं उतारे। सबसे बड़ा सबूत यही है कि वहां पर चलो वोट जितने भी मिले हो, मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूं कि 4,000 वोट मिले हैं, 5,000 वोट मिले हैं, 10,000 वोट मिले हैं, लेकिन इस बार जो वोट उनको मिलने थे, मुझे लगता है कि ना के बराबर वोट मिले थे। और एक सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की, कश्मीर में कोई वोट नहीं मिलना, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इस बार यहां से कैंडिडेट नहीं उतारा। आपने कहा कि बीजेपी को यहाँ कोई वोट नहीं मिलने वाला था, इसलिए उन्होंने कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं उतारा। लेकिन वहीं जहाँ आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर सरबराह या लीडर्स देखने को मिलते हैं, वो अक्सर बेशतर देखे गए हैं कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको ए टीम, बी टीम, सी टीम कह के पुकारते हैं और कहते हैं कि ये बीजेपी के अलाइज़ है कश्मीर में। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे पैदा करते हैं कि आपने कहा कि उन्होंने अपने कैंडिडेट चूज़ नहीं किए, सिलेक्ट नहीं किए, क्योंकि उनको डर था कि उन्हें कश्मीर से कोई वोट नहीं करेगा या कोई भी उनके साथ जो है खड़ा नहीं होगा। तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बी टीम और सी टीम कहती हैं, अगर उनको पता है कि बीजेपी ने नहीं किए हैं कैंडिडेट्स खड़े। अनिका जी, देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की जाए और कश्मीर के लोगों की बात की जाए, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को है ना, पॉलिटिकली जो समझ है बहुत कम है। ये मैं आपको ना क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जम्मू के लोग जो है ना, लेस पॉलिटिकली अवेयर है। कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर है। किस कैंडिडेट को चुनना है, किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनना है, उनकी समझ बहुत आगे है। और तभी ये बात है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज आज जम्मू के लोग ये कहते हैं जी कश्मीर को ज्यादा मिलता है, कश्मीर को हमेशा ज्यादा मिलता है। ज्यादा इसलिए मिलता है कि उन लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। और इसीलिए बीजेपी को डर सता रहा था कि यहां पर अगर हम चुनाव में उतरेंगे तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा, पूरे इंडिया में इनका मजाक बन जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद हर जगह, प्रधानमंत्री ने भी इस इलेक्शन में भी कहा है अब की बार 370 पार। लेकिन ये जो पार्टीज बनाई है इन्होंने, आपने देखा होगा 2004 में जब पीडीपी बनी थी, 2002 में पीडीपी बनी थी जब, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत एक बड़ी भूमिका थी कि कांग्रेस को तोड़कर पीडीपी बनाई गई। और अब जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी है, तो ये भी पीडीपी के अंदर से काव आउट हुई है। तो ए टीम बी टीम, क्योंकि जितने भी लोगों के सरबराह हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, वो खुलेआम बोलते हैं, चाहे वो सज्जाद लोन हो, अल्ताफ बुखारी साहब हो, और ये खुलेआम बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मोदी मेरे बड़े भाई हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, बोल रहे हैं। क्योंकि ये अलाइनमेंट जो है इनकी साफ क्लियर है। तो इसमें मतलब हमें खासकर कश्मीर के लोगों को बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि कौन कहाँ एबीसीडी क्या। दे आर वेरी वेल पॉलिटिकली अवेयर, और उनको पता है कहाँ पे वोट डालना है, कहाँ पे बात नहीं करनी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में क्या होता है कि वी हैव टू इलेक्ट द लीस्ट इवल। यहाँ पर कोई दूध का नहीं धुला हुआ। यहाँ पर मैं नहीं कहता कि मैं दूध का धुला हूं, बाकी सारे गंदे मैं साफ हूं, ऐसा नहीं है।
यू हैव टू इलेक्ट द लीस्ट इवल, मतलब सबसे जो कम बुरा है वो आपने इलेक्ट करना है। तो ये मुझे लगता है कि जो कश्मीर की जनता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस के कारण उनको ज्यादा पता है कि सबसे कम बुरा कौन सा है। तो मुझे लगता है कि हमने भी कई गलतियां की होंगी, हमने भी कई ऐसे फैसले लिए होंगे शायद जो जनता को पसंद नहीं आए। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इसी को खूबसूरती कहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, अपना काम करें, सरकार बनाए और पॉलिसीज बनाए। अगर तो पॉलिसी आपकी अच्छी है, जनता पसंद करेगी तो आपको री इलेक्ट करेगी। और अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, आप जनता की आवाज नहीं उठाते हो, कोई बात नहीं करते हो, मुद्दों पे बात नहीं करते हो, किसी को फायदा नहीं मिलता है, तो जनता आपको इलेक्ट नहीं करेगी, सिंपल एज दैट। और इसीलिए जो बीजेपी है, ये डर रही थी इस बार कि चुनाव में हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और देखिए ना, कश्मीर इन पर्टिकुलर जो है, ये बहुत ज्यादा पूरे इंडिया में कश्मीर के इलेक्शन को देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री हर एक मंच से कश्मीर का नाम लेते हैं। और कोई, मुझे लगता है कोई इनका मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो कश्मीर का नाम और आर्टिकल 370 एप्लीकेशन को अपने चुनावी स्पीच में ना बोलता हो। तो यहां पर भाजपा जो है, अब देखिए आज सुबह का स्टेटमेंट है जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी का था कि लोटस विल ब्लूम इन कश्मीर। तो आप मुझे बताएं अनिका जी, कहां से ब्लूम करेगा लोटस? क्या होगा कि इस बार कहां से ब्लूम करेगा? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ऊपर से ब्लूम करेगा या पीपल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ब्लूम करेगा? मतलब इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे हैं, जो ईवीएम मशीन होगी वहां पर तो सिंबल इनका होगा नहीं, तो ब्लूम कहां से करेगा? मतलब इनके जो स्टेटमेंट्स है वही एक सवाल खड़ा करते हैं कि लोटस कहां से ब्लूम करेगा। अबे ब्लूम करने के लिए आपको पार्टिसिपेट तो करें, आप कम से कम आपको पता लगे कि आप लोगों से गलती कहां से हुई है। यहां पर आप लोग बात करते हो दिल्ली से दिल की दूरी, हम एक ही बात कह रहे हैं, वी आर द नेशनलिस्ट पार्टी, और हम लोग हर चीज पे सरकार की मुखालफत नहीं करते। सरकार की मुखालफत वही करते हैं जहां पर सरकार की कमी हो। एक कबीर जी का दोहा है, मैं आपको यहां पर बोलना चाहूंगा, निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह। इसका मतलब होता है जो आपके क्रिटिक्स होते हैं ना, जो उनको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको साफ करते रहते हैं। मतलब आपके अंदर जो कमियां है ना, शायद आपके पार्टी वाले या आपके जो क्लोज लोग हैं वो नहीं बताएंगे। आज बीजेपी की जो कमी है ना, वो कभी भी पीपल कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टियां जो और जो लोग हैं इनके, वो शायद नहीं बताएंगे। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग और कांग्रेस के लोग जो बताएंगे ना, वो परफेक्ट चीज होगी जो बीजेपी को सुधार करने के लिए ना बहुत जरूरी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी, इस मन से कहना चाहता हूं अनिका जी, कि बीजेपी को ऑपोजिशन पार्टी, खासकर एनसी की बातों को सुनना चाहिए और बिफोर हैंड लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग कभी भी अपनी कोई पर्सनल बात नहीं करेंगे, हम अपनी कोई पर्टिकुलर अपने कोई चीजों की फायदों की बात नहीं करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी अपने फायदे के लिए, कोई पर्टिकुलर किसी बंदा अपने फायदे के लिए आया। मतलब अगर मैंने इलेक्शन लड़ा है तो मुझे पता है मैं अपने फायदे के लिए नहीं लड़ा। जो मेरे इलाके के लोग हैं, जो परेशानियों फेस कर रहे हैं, जो इश्यूज, जो सोशल इश्यूज को फेस कर रहे हैं, उन चीजों के लिए कोई भी बंदा पॉलिटिक्स में ज्वाइन करता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, लोगों के बीच जाते हैं। और यहां पर देखिए ना, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, और क्योंकि आपको पता है मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है 9 साल बीजेपी में रही है, मैं बीजेपी से एमएलए इलेक्ट हुआ था, मुझे सारा पता है बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, कहां से चलते हैं। लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं कमी होती है, बहुत कमी होती है। और यहां पर मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की जो एक स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत अलग होती है। अब जितना बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और जम्मू के जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम है, और मैं आपको कहना चाहूंगा जम्मू कश्मीर एक आसान स्टेट नहीं है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट स्टेट इन द कंट्री। ये इतना आसान नहीं है। हर 100 किलोमीटर में इनका कल्चर बदल रहा है, लैंग्वेज बदल रही है, लोगों के विचार बदल रहे हैं, भाषा बदल रही है। और यहाँ का चीफ मिनिस्टर को बहुत सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, क्योंकि कश्मीर की डिमांड्स अलग हैं, जम्मू की डिमांड्स अलग हैं, चिनाब वैली की डिमांड्स अलग है, पीर पंजाल की डिमांड्स अलग है। ये हर एक जो डिमांड्स है सबकी अलग अलग डिमांड्स होती है। और इसीलिए जब इतनी डिमांड्स हो, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो, तो उस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। और यही चीज मैं भाजपा के लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जब मैं भाजपा में था, मुझे एक्सपीरियंस है कि जो लोकल लीडरशिप है उनसे नहीं पूछा जाता कि भाई यहां पर क्या करना है, कश्मीर में क्या करना है, जम्मू में क्या करना है, बिल्कुल नहीं पता होता। जो दिल्ली से एजेंडा सेट होकर आया होता है वो सबको फॉलो करना होता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। मैंने भी कई बार मीटिंग में बात उठाई थी, मैंने जम्मू की डिमांड्स है, वी नीड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जम्मू के जो बॉर्डर के लोग हैं, जो खासकर जो पंजाबी बेल्ट है हमारी, जहां से मैं आता हूं, वहां पर लोगों को दो ही काम आते हैं, या तो हल चलाना या सरकारी हथियार चलाना, उसके अलावा कोई काम नहीं आता। आपने हल तो छीन लिया हम लोगों से, किसान को एमएसपी मिल नहीं रहा है। यहाँ पर कल्टीवेशन जो किसान करते हैं बेचारे, कभी मौसम की मार पड़ती है, कभी इनको दाम नहीं मिलता है, वो तो चला गया। एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो परिवार को पालने के लिए, वो थी इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस। और आप देखेंगे कि हमारा यहाँ का नौजवान है, जो बॉर्डर बेल्ट का नौजवान जो है ना, बहुत नाराज चल रहा है, बहुत नाराज चल रहा है। और मैं बता रहा हूँ वो दर्द में, पेन में। मुझे पता है जब मैं कॉलेज जाता था, जब मैं एमएलए बना, तो सुबह सुबह 4-5 बजे कम से कम इतने नौजवान लड़के सड़कों पे दौड़ते, एक्सरसाइज करते नजर आते।
ये क्यों कर रहे थे कि ये इनको पता था बेल्ट फोर्सेस में जाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन 2019 के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। यहाँ पर कोई लड़का नजर नहीं आता, स्टेडियम खाली होते हैं, सड़कें खाली होती हैं, ग्राउंड खाली होते हैं, उत्सुकता ही कोई नहीं है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 73 ईयर्स के हो गए हैं, अपने थर्ड टर्म की मांग कर रहे हैं। अब आप सोचिए 24 साल में एक अग्निवीर को आप घर भेज देंगे, बिना पेंशन के भेज देंगे, बिना मेडिकल फैसिलिटी से भेज देंगे। आज एक नौजवान जब आर्मी ज्वाइन करता था ना, पहले मैं खुद एक मेरे पिताजी आर्मी में थे, मेरे दादाजी आर्मी में थे, मैं खुद आर्मी का राशन जो है मैंने खाया हुआ है। मैं ज्यादा तकलीफें जानता हूँ यहाँ के बच्चों की, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट लोग हैं, और जम्मू के खासकर कहूंगा मैं, बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं। कश्मीर में होंगे, इधर जितना हमारा रजौरी पूंछ है, यहाँ से काफी रिक्रूटमेंट जाती थी। तो सबसे बड़ी मार जो है, जो खासकर 2019 के बाद हम लोगों को पड़ी है, वो है रिक्रूटमेंट। आप देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट थी 2009 से 14 तक गवर्नमेंट थी, कितनी यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने बटालियन, मतलब ऑलमोस्ट हर साल एक बटालियन रेस होती थी। तो कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की समस्या जो खत्म हो जाती थी, रैबरे से हो तो रैबरे ज़रात हो, रैबरे तमीरात हो, कितनी ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जो है बेंचेस हम लोग लाते थे, एडजस्ट करते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर नौजवान तबका जो है 2019 के बाद बहुत डिप्रेस हो गया। और आप देखेंगे यहाँ पर इस चुनाव में लोगों ने जितना मर्जी बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करे, मंदिर मस्जिद करे, पाकिस्तान हिंदुस्तान करे, लेकिन लोगों ने इस बार रोजगार के मुद्दे पर, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे के ऊपर, महंगाई के मुद्दे के ऊपर वोट किया। इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके जो बिगेस्ट अलाई है इस टाइम, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कांग्रेस है। लेकिन जहाँ तक यूनिटी की हम बात करते हैं विद इन द कश्मीर, जहाँ पीडीपी है जो बार-बार कहती है कि हम इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत थी, या पहले-पहले जब अनाउंसमेंट हुआ कि लोकसभा इलेक्शंस कश्मीर में होंगे, तो उस वक्त आपकी पॉलिटिकल पार्टी से भी ये बयान आया कि हम तो हम तो हमारे बीच में यूनिटी है, लेकिन विद इन नो टाइम वो कैट फाइट्स हमें देखने को मिली, जो हमने पहली बार नहीं देखी है। कश्मीर के पॉलिटिकल डायनामिक्स ऐसा ही रहा है, ये सिनेरियो ऐसा ही रहा है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बीच में हमेशा एक कैट फाइट रही है, एक जंग रही है, जहाँ वो एक-दूसरे को नोच कर खा जाते हैं और दूसरे पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगाते हैं। आपने एक और बात अभी कही कि कांग्रेस को तोड़कर जो है पीडीपी बनाई गई, और वाजपेयी साहब को जो है समर्थन पीडीपी ने दिया, लेकिन उसी वाजपेयी साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी समर्थन दिया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात, क्या अपने मैनिफेस्टो में आपने एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में क्या पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है। जॉब फेयर देखने को मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ नहीं हो रहा है। वो एक इश्यू वही है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान जब पढ़े-लिखे हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो एक तरीके का जो फेयर साइकोसिस है, नौजवान लोगों में जो है पैदा होता है। लेकिन कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर क्या देखते हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करेंगे कश्मीर के नौजवानों के लिए, और क्या आगे जाके वो फिर से उन वादों से मुकर तो नहीं जाएँगे? क्या जम्मू कश्मीर के नौजवान फिर से उन्हीं खासकर कश्मीर का जो खित्ता है, क्या वो फिर से पथराव में फँसेगा या हड़ताल कॉल्स में फँसेगा, जो कुछ अरसों से हमने नहीं देखे, कुछ सालों से हमने अभी नहीं देखे हैं? क्या जम्मू कश्मीर का नौजवान फिर से उन चीज़ों में फँसेगा, या वाक़ई में उनको जॉब प्रोवाइड कर ही जाएँगी? थैंक यू अनिका जी, आस्किंग दैट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। इस क्वेश्चन का मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं जवाब दूंगा कि जो हमारी ऑपोजिशन, जो हमारी इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उसके ऊपर जो अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, इस बात में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक परिवार में सदस्य होते हैं, 5-7 सदस्य होते हैं, तो उनके बीच भी कोई सहमति नहीं बनती। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार टूट जाता है और झगड़ा हो जाता है, सब चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस घर में 4 बर्तन हों, खड़केंगे तो नहीं, क्योंकि हर एक बंदे को, डेमोक्रेसी में हर एक बंदे को अपनी आवाज उठाने का हक है। और जहां उनको लगता है कि दे कैन परफॉर्म बेटर, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में सबकी आजादी है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते हो, क्यों भाई आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकते हो, आप ही लड़ सकते हो। अब देखिए, कोई भी इलेक्शन जीतेगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो पीडीपी ने इलेक्शन लड़ा, चलो उनकी सोच हो था, क्योंकि ना तो मैं गुप्ता अलायंस का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ। हमें इतना पता था कि जो हमारा इंडिया अलायंस बना था, तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी वाज होल्डिंग अ सीट, मतलब तीनों सीटें हमारे पास थी, तो हमने कंटेस्ट करना है। यहाँ पर ये बात हुई थी जब गठबंधन की मीटिंग हो रही थी, कि जिस पे जो पार्टी जीती है उस पे वो कंटेस्ट करेगी, मतलब इट वाज क्लियर। अब सडनली यहाँ पर पीडीपी कैंडिडेट आता है और कहते हैं कि हमने कंटेस्ट करना, तो ठीक है भाई, कंटेस्ट करिए आप। जो लोग जिसको चाहेंगे, लोगों को अगर लगेगा कि पीडीपी कैंडिडेट जो है बेटर है, तो वी विल वेलकम दैट। जो भी पब्लिक का वर्डिक्ट आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पीडीपी के बीच
कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसी कोई बात है, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों को अधिकार है। लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार है। अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सोच समझ के लड़ रहे होंगे, उनको भी एक लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, महबूब जी हैं और भी कई सीनियर लोग हैं, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों के पास जाए और अल्टीमेटली इज द पीपल हु विल डिसाइड कि भाई किनको वोट करना है, कहाँ लाना है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि नौजवान जो है, वाकई जो नौजवान है इस टाइम देखिए, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सबसे पहले जो हमारी डिमांड रहेगी ये रहेगी कि 4 जून को क्या हालात बदलते हैं, क्योंकि 4 जून पे बड़ा कुछ डिपेंड करता है। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा कि देश किस ओर आगे बढ़ रहा है। अगर 4 जून को यही गवर्नमेंट रिपीट होती है तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है हम लोगों को कि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली होगी, असेंबली इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के डर से शायद इलेक्शन करवा दे, लेकिन बहुत जल्दी स्टेट मिल जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि यूटी में गवर्नमेंट जो होती है एक म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं होती। सुप्रीम जो सुप्रीम कोर्ट चाहे जो मर्जी कानून यहाँ पर लगा दे यूटी में कि भाई एलजी जो होगा उसको सीएम की माननी पड़ेगी, वो हमेशा ऑर्डिनेंस लाके रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब तक यूटी रहेगी तब तक हम लोग नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये लेट मी वेरी फ्रैंक, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर हालात नहीं बदले, अगर हालात नहीं बदले और जम्मू कश्मीर एक यूटी ही रहता है, स्टेट नहीं बनता है, तो तब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चलाती है तो उसके हाथ में कुछ नहीं है जब तक यूटी है। जब तक यहां पर सरकार नहीं आएगी, हमारे पास जो ज्यादा पावर्स नहीं होंगी लोगों को, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को रोजगार देना नहीं आता। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कहां रोजगार की जरूरत है, किस सेक्टर में, किस डिपार्टमेंट में, किस फील्ड में आवश्यकता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम सरकार जो है यहाँ चलाई है। हम लोगों को हर एक खित्ते की डिमांड पता है कि कहां का रोजगार जो है कहां पर देना है, किन लोगों को क्या रोजगार चाहिए, चिनाब वैली में कौन सी चीजों की आवश्यकता है, वहां एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, और ये हम लोगों ने बड़ा सोच समझ में ध्यान रख के अपने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले क्या है कि लोगों की डिमांड, अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया। अब यहाँ पर बिजली जो है, मैं आपको अपने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आरएसपुरा की वहां का एग्जाम्पल, जिन लोगों का बिल पहले 500 से 700 आता था, आज उन्हीं लोगों का बिल जो है 3500 से 4000 रुपया आता है। दिल्ली आप जाएंगे, पंजाब जाएंगे, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने 300 यूनिट के आसपास जो है बिजली सस्ती की हुई है। जो आगे के 200 यूनिट्स होंगे उनको कम किया, आधी यूनिट का खर्चा लगाया हुआ है। और इस प्रकार की जो पॉलिसीज बनती है जो काफी रिलीफ देती है, इस टाइम जो है लोगों को रिलीफ नहीं है। अब आप देखेंगे जो पब्लिक एंटरप्राइज थी ना, जो भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो बनाई थी, वो इसलिए बनाई गई थी यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है कि देश की जो इकोनॉमी है, वो जो देश की 90% जो पैसा है वो चंद लोगों के पास चला गया हुआ है, बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम ये है यहां पर जो है मिसमैनेजमेंट हो गया, और बीजेपी को एडमिट करना चाहिए इसी मिसमैनेजमेंट के कारण क्या हुआ है कि लोगों की जॉब चली गई। अगर आप हर चीज का जो है प्राइवेटाइजेशन कर दोगे आप, तो नौकरियां कहां जाएंगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं, ये बिल्कुल क्लियर बात है, आप इसको ग्राउंड पे फैक्ट चेक कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, जो भी यहाँ पर चल रहे हैं, चाहे रोड प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो जितने भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो, वहां पर जो कंपनीज आई है बाहर पर, वो लोकल रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। भाजपा के एक हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो बता रहे थे कि दिल्ली की कंपनी है, बाहर की आते हैं, अपना स्टाफ साथ लेके आते हैं। जो हमारे लोग हैं वो परेशान है। हम लोगों ने देखो जी, सरकार ने, बीजेपी ने जब 2019 में यहाँ आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था, सबसे पहले उन्होंने बात रखी कि बाहर से कंपनियां आएंगी, आप लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नौजवानों ने क्या सोचा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है, ये बहुत बड़ा एक सबसे बड़ी दीवार थी कि बाहर के लोग यहां पर आ नहीं रहे। और आप देखेंगे यहां पर क्या आया बाहर का, कितना ही आया, कितना टाइम हो गया यहाँ पर, कितना आया, 5 साल हो गया। 5 साल में तो मुझे कोई लगता नहीं कि बाहर कुछ आया। हाँ, आए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पर अपने लिए एक शानदार गेस्ट हाउस बना रहे हैं, अपने सर्किट हाउस बना रहे हैं, कई होटल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। लद्दाख में देखिए ऑलमोस्ट 65 दिन हो गए हैं, सोनम वांगचुक जी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट है वो खतरे में है। और सोनम वांगचुक जैसा बंदा जो है, जिसको इतने अवार्ड्स इंटरनेशनली मिले हैं कि अगर वो कोई बात बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। व्हेन ही इज ऑन प्रोटेस्ट, यहाँ पर लद्दाख के जो जितने भी इकोलॉजी है वो सब गड़बड़ा गई है यहाँ पर। तो सेम इज हैपनिंग इन जम्मू। अब जम्मू में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर सेफ नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं। यहाँ पर उत्तराखंड जैसी घटनाएं जो है यहाँ पर ना हो, इसीलिए यहाँ पर रोजगार जो है वो लोगों को दिया जाए। लेकिन एक बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जब तक यहाँ पर स्टेट वापस नहीं मिलेगा, हम लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। हाँ, सेंट्रल रोजगार की बात करेंगे, सरकार चेंज होती है, अग्निवीर स्कीम जो कांग्रेस का, मैं यहाँ पर समर्थन करूंगा कि कांग्रेस ने कहा कि वी विल एब्रोगेट इट,
जो अग्निवीर स्कीम हम लोग खत्म करेंगे उसको, और रेगुलर रिक्रूटमेंट जो आर्मी की वो शुरू हो जाएगी। देखिए रेगुलर रिक्रूटमेंट शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इंडियन यूथ की, जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते, 10वीं 12वीं करते हैं उसके बाद आर्मी में चले जाते हैं, बैच चले जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। इन केस अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता है अग्निवीर स्कीम जो कहीं भी मोदी जी ने या किसी लीडर ने कहा हुआ हम रोल बैक करेंगे। तो जो प्रॉब्लम होगी वही चलेगी चलेगी। और देखिए अनएम्प्लॉयमेंट खाली यही प्रॉब्लम नहीं लाता है कि बंदा घर पे खाली बैठा पढ़ाई लिखाई की। अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाता है, बंदा जो है ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने ड्रग्स की तरफ जाता है। आज आप देखेंगे जो पंजाब में ड्रग्स माफिया एक्टिव था, जो लोग ड्रग्स ले रहे थे, वहां पर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उन्होंने बहुत ज्यादा बंदिशें लगाई हैं वहां पर। तो जितना ड्रग माफिया वहां का था वो जम्मू शिफ्ट हो गया, कश्मीर शिफ्ट हो गया। यहां पर इतने ड्रग पैटलर्स हो गए हैं, इतना क्राइम बढ़ गया है, और आरएस में छोटे इलाके में हर महीने 3-4 बच्चों की डेथ हो रही है यहाँ पर ड्यू टू हीरोइन। और यहाँ पर इतना ज्यादा ड्रग मैनेज बढ़ गया हुआ है। और सरकार देखिए एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो नौजवान के पास कुछ है ही नहीं, डिप्रेशन में होते हैं, घर जाते हैं बेचारा, देखते हैं कि परिवार जो है उसके आसरे बैठा हुआ है, वो अपने आप में शर्म महसूस करता है कि यार मैं पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएट होकर, पोस्ट ग्रेजुएट होकर, पीएचडी होकर मैं खाली बैठा हूँ। अब करें तो क्या करें? 5 यूनिवर्सिटी है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि कश्मीर के लोग पॉलिटिकली अवेयर है। कश्मीर में 5 यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 5 यूनिवर्सिटी है। कश्मीर के जो 5 यूनिवर्सिटी के जो वीसीज हैं वो कहाँ कर हैं? वो लोकल कश्मीरी। लेकिन जो जम्मू के 5 वीसी वो कहाँ के? आउटसाइड, सब बाहर है। अब आपको पता है वीसी के पास कितनी पावर होती है, वो रिक्रूटमेंट कितनी कर सकता है, कोई उसको पूछ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं पूछ सकता। तो आप देखिए यहाँ पर जितनी 5 यूनिवर्सिटीज है वहां के वीसी बाहर है, तो कौन से लोग लगेंगे? हमारे लोग तो लगे नहीं ना कोई। आप देख लीजिए, आप आरटीए लगा के देख लीजिए, यहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है यहाँ पर। तो हम लोगों के पास जितने रिसोर्सेज होंगे वी विल यूज देम। और लोगों को इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल भरोसा देना चाहता हूं कि जब कभी भी असेंबली इलेक्शन होंगे, हमारा स्टेट वापस मिलेगा, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज वेरी मच वरीड अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो है रोजगार का मुद्दा है, हम सबसे पहले उस पर बात करेंगे। और जब भी हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो हमारा रोजगार का प्लान होगा कि कैसे कैसे रोजगार का वी विल प्रोवाइड दैट। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो वोटिंग के लिए जाना है, सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस टाइम जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वोटिंग में जाना है इन्होंने, यहां पर हम लोगों को मेजोरिटी से लाएं, ताकि हम लोग यहाँ के लोगों की बात, यहाँ के नौजवानों की बात, महिलाओं की बात, मजदूरों की, किसानों की बात जो है वो पार्लियामेंट में कर सके, मजबूती से कर सके। अगर वहां पर सरकार बदलती है तो मुझे लगता है ये लोगों के लिए बहुत राहत की बात होगी। पूरे देश में क्या पूरे हर जगह बात चल रही है। आप देखिए जो हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है या जितने भी इंडिकेटर्स हैं वहां कितने ज्यादा हम लोग नीचे आ गए हुए हैं। चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स कर लीजिए आप, चाहे वो हंगर इंडेक्स कर लीजिए, मतलब इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग गुड। तो ये सभी के लिए बुरी बात है। यहाँ पर खाली मैं नहीं कि मैं ही चिंता कर रहा हूँ कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं चिंता कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के लोगों को भी इतनी चिंता करनी चाहिए। आज अगर पेट्रोल जो है 100 रुपए मिल रहा है तो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिल रहा है, वो बीजेपी वाले को भी इतना ही मिल रहा है। हम लोग देखिए ना 14 में लोगों ने जो वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, वो सबसे बड़ा मसला था अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, महंगाई पे दिया था। तो ये 2 मसले तो मुझे लगता है कि डबल ट्रिपल हो गए। जो किचन का बजट था वो गड़बड़ा गया हुआ है। जो पहले 5-6 हजार में किचन का जो सारे महीने का राशन आया था, आज वो 15-20 हजार रुपए में आता है। जो रसोई गैस 450 रुपए की महंगी लगती थी, हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी को सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट करती थी, आज जो 1250 सिलेंडर हो गए, कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोग जो है परेशान है, रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, बाजार खाली पड़े हुए हैं। हमारे जम्मू के आप जितने दुकानदार भाई हैं वो आप जाके देखो, आप दुखी हैं वो लोग। ऑन कैमरा आपसे कुछ नहीं बोलेंगे पर ऑफ कैमरा कहेंगे देखिए सबसे बड़ा हमें सेटबैक लगा जो उन्होंने डायरेक्ट ट्रेन जो है कटरा तक चला दी इन्होंने। इससे जो है जितना टूरिस्ट था हमारा वो जम्मू को बाईपास कर तो कटरा पहुंच गया जाकर। कटरा में लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस नहीं है वहां पर। यहाँ के जम्मू के जो रोजगार है, आपने दरबार मूव बंद कर दिया, कितना नुकसान हुआ। दरबार मूव होता था तो कश्मीर से कितना ज्यादा लोग आते थे यहाँ पे, दरबार मूव में आते थे, कितनी टैक्सी वालों का घर चलता था, कितने जो लॉजेस उनका घर चलता था, लोग किराए से मकान देते थे 6 महीने के लिए, उनका कितना खर्चा चलता था। बाजार जो है जितने ज्यादा रौनक रहती थी यहाँ पर, लेकिन अब कोई दिखता नजर नहीं आता। जो 2019 के बाद जो फैसले लिए गए, ये खाली रोजगार नहीं है, खाली नौकरियों की बात नहीं है, यहाँ पर व्यापार पे भी उतना इफेक्ट पड़ा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर जब यहाँ दरबार मूव ही नहीं होगा तो टैक्सी कैब कौन लेगा? ये टैक्सी कैब जिन्होंने जितना फाइनेंस कराई हुई है उसकी किस्तें कौन निकालेगा, ईएमआई कौन निकालेगा उसकी? ये सबको इक्वली इफेक्ट हो रहा है। खाली ऐसा नहीं है कि खाली ऑपोजिशन को हीट मिल रही है, ये यहाँ पर नौजवानों से लेकर बिजनेसमैन से लेकर हर एक कॉमन पर्सन जो है ही इज अफेक्टेड फ्रॉम इट। तो यहाँ पर खाली रोजगार की बात नहीं, जो अदर वेंचर्स भी थे, प्राइवेट बिजनेस था, वो अफेक्ट हुआ है यहाँ पर। मैं सबकी बात करूंगा यहाँ पर। अब जाकर जम्मू को जाकर देखेंगे, जम्मू के 19 के बाद कोई खुश नहीं है,
परेशान है, वो लोग कह रहे हैं ठीक है जी मोदी जी काम कर रहे होंगे, पर यहाँ पर ग्राउंड पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। कारण ये है कि हमारा जो व्यापार है लगातार वो गिर रहा है। अब जीएसटी की मार देखिए एक तरफ बढ़ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स एक तरफ बढ़ रहा है, बिजली महंगी हो गई है, हर टाइप का जो व्हीकल जो है फेयर है वो महंगा हो गया है। ट्रेन की हालत देखिए, पहले देखिए जम्मू से दिल्ली का सफर जो होता था आराम से 350 400 या 500 में हो जाता था, आज आप देखेंगे 1000 रुपए से कम नहीं। अगर कुछ लग्जरी ट्रेन होंगी जो सुपरफास्ट होंगी वो 2000 रुपए कम। जो बसेस का फेयर है वो 1800 2000 हो गया, वो पहले मुश्किल से 500 600 में हम चले जाते थे। तो हर जगह महंगाई की मार पड़ी है, लेकिन बिजनेस वैसा ग्रो नहीं किया। तो इस कारण क्या हुआ है कि आम व्यक्ति जो है उसकी जो इनकम है वो बहुत घटी है, लेकिन खर्चा बढ़ गया हुआ है यहाँ पर। ये अफेक्ट कर रहा है हम लोगों को, हम लोगों की जिंदगी पे अफेक्ट कर रहा है, हम लोगों के फ्यूचर प्लान्स पे अफेक्ट कर रहा है कि हमारी प्लानिंग होती है बच्चे को पढ़ाना लिखाना, बाद में करेगा क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने इलाकों की बात करूंगा। यहाँ पर जब से एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई है ना अनिका जी, यहाँ पर लोगों ने पासपोर्ट बनाए हैं और बाहर चले। आज सुबह की बात बताऊंगा, आज सुबह की एक हमारे यहाँ का वर्कर था, वो अपने बेटे को लेकर आया, कहता जी दिल्ली जा रहा हूँ, बेटा बाहर जा रहा है, बेटा जो है न्यूजीलैंड में काम से जा रहा है। मैंने कहा मोदी साहब आप बाहर क्यों भेज रहे हैं, यहाँ पर काम हो जाए, कोई बात नहीं, शायद सरकार बदल जाए। कहता नहीं नहीं हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है यहाँ से, ठीक है वहां जाएगा जो कमाएगा हमें भेजेगा, हमारा काम चल जाएगा। मतलब लोग यहाँ, आप यहाँ पर देखेंगे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री डेटा उठा के देखिए आप, कितने लोगों ने, कितने नौजवानों ने यहाँ पर पासपोर्ट अप्लाई किया, वीजा अप्लाई किया, कंट्री छोड़ दिया। मतलब आफ्टर पंजाब मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो होगा वो नेक्स्ट आएगा, इसके ऊपर मैक्सिमम लोग जो है बाहर काम के लिए जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं। जब हमारा यूथ ही सारा बाहर जा रहा है और इन मास बाहर जा रहा है काम करने के लिए, रोजगार करने, तो आप बताइए फिर देश को आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी खड़ी करेगा, डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, कैसे करेगा। आप देश की वेल्थ को दो लोगों को दे रहे हो, आप बाकी बिजनेस सिमट के जो हो रहा है, सारे ठेके जो है एक दो लोगों को, एक दो कंपनियों को मिल रहे हैं, बाकी कंपनियां जो खाली बैठी हुई। देश का जो पैसा है, एलआईसी का, बिजनेस का, बैंकों का पैसा है, वो लोगों को दे, एक पर्टिकुलर दो तीन फैमिलियां हैं, दो तीन बिजनेस हाउसेज है यहाँ भी जा रहा है, बाकी खाली बैठे हुए हैं। किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है, हुँ। 16 लाख करोड़ रुपया उन लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। आपने बहुत सारी अपोज़िशन गवर्नमेंट की कोताहियों को हाइलाइट किया है एज़ पर योर पॉलिटिकल पार्टी और आपने ये भी दावा किया है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में आती है तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो रोज़गार प्रोवाइड करेंगी और बहुत सारे मुद्दों पर जो है बात करेंगी। लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पीस, अमन। आपको पता है कश्मीर का जो खिता है वो कॉन्स्टेंटली कितने सालों तक टर्मॉइल में रहा है, जहाँ पे एक अलग सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रही है, हड़ताल रहे हैं, पथराव रहे हैं। उनमें रिडक्शन इन 4-5 सालों में आया बट एक चीज़ हमें रीजन में भी देखने को मिली है टारगेट किलिंग्स या कश्मीर में भी देखने को मिली है टारगेट किलिंग्स। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में पीस और प्रॉस्पेरिटी को किस तरीके से बरकरार रखेंगे अगर वो सरकार में आने वाले समय में या ये 3 सीटें जो अगर तीनों सीटें उनको मिली या आगे असेंबली इलेक्शंस भी कश्मीर में हुए, तो किस तरीके से वो इस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को जो है आगे लेकर जाएँगे? देखिए अनिका जी, मैंने आपको पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ था हमारा, हमने बात कही थी हम लोग को कि वी आर नॉट द ऑपोजिशन टू गवर्नमेंट, की हर पॉलिसी में हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ बोले, ऐसा नहीं। जो उसकी सही पॉलिसीज है आप प्रेज भी करते हैं उसकी। अब देखिए जो कुछ अच्छा हुआ है जो बीजेपी ने किया है, पथराव रुका। आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड कि पथराव रुका है। वहां पर जो नौजवान जो पहले परेशान था, शायद अब मुझे नहीं पता वजह क्या है इसकी, ग्राउंड रियलिटी जो वहां के लोगों को ज्यादा पता हो। वहां के लोग हताश हो गए, परेशान हो गए, पत्थर मार के भी कुछ नहीं मिलेगा, या सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा है, या आप उठा के जेल में डाल देते हो, क्या व्हाट मे एवर मे रीजन इज, लेकिन वहां पर पथराव रुका है। अब पथराव रुक गया है, तो यहाँ पर हमें नौजवानों से इंटरेक्शन की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत है। जो भी गवर्नमेंट आएगी, कोई भी गवर्नमेंट आती है, उनको चाहिए कि जो यूथ है, जो बेचारा इतने टाइम से जो मिलिटेंसी जो अफेक्टेड एरियाज थे, जो परेशानी में रहे, और यहाँ पर जो है ना, हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोग थे, जो कम्युनिटी के लोग थे, खाली उनको टारगेट किया गया, सबका नुकसान हुआ। यहाँ पर सबका नुकसान हुआ है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम लोग ज्यादा टारगेट हुए, ऐसा बात नहीं है। कश्मीर का जो नुकसान जो है ना, हर एक घर का नुकसान हुआ है। कोई मुझे घर एक बता दीजिए जो इस मिलिटेंसी जो अफेक्टेड नहीं रहा। हर घर, हर एक बंदा जो है अफेक्टेड हुआ है, और जो 15-20 साल एक छोटा टाइम नहीं होता, एक दौर होता है। जब इतने लंबे टाइम से कोई कौम जो है इस चीज जद्दोजहद कर रही है, लड़ रही है, अपनों का खून देख रही है, तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ जाता है, एक सख्त हो जाती है कौम, वो परेशान हो जाती है, उसने उन चीजों को जो गुजरा है, वो जो एक सेंटीमेंट्स है उनके अंदर घर कर जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हम लोगों को उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके अंदर के जज्बातों को समझना पड़ेगा, और
एक जबरदस्ती कहते हैं ना कि हम लोग जो इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते, जैसे बीजेपी का तरीका इन्फोर्समेंट करने का, भाई मानो चाहे ना मानो आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं, जो मेरा मानना है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो प्यार मोहब्बत से जीती नहीं जा सकती। कोई ऐसी जंग नहीं है जो प्यार मोहब्बत से नहीं जीती जा सकती। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है कश्मीरी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत इन लोगों से मोहब्बत से करा लीजिएगा, प्यार से करा लीजिएगा। जब आप अगड़ पे आएंगे, जब आप धाड़े पे आएंगे, तो ये ऐसी कौम है जो अपना कुर्बानी बलिदान देना जानती है। ये जानती है अपना हक लेना और कैसे कुर्बानी देनी है, कश्मीरियों को आती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जब भी कभी गवर्नमेंट बनेगी तो इन लोगों को प्यार मोहब्बत से एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, यूथ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या उनको जरूरतें हैं, क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या वो चाहते हैं, एजुकेशन में सपोर्ट चाहते हैं, रोजगार में सपोर्ट चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक अलग से डिपार्टमेंट शायद गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, जो यूथ अफेयर्स का डिपार्टमेंट तो है, लेकिन उनको कैसे जो है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, चाहे रोजगार देना है, चाहे एम्प्लॉयमेंट देनी है, कैसे नौजवान, क्योंकि नौजवानों का जो एक पॉपुलेशन है, मैं कहूंगा अनएम्प्लॉयमेंट की जो पॉपुलेशन है, जो बेरोजगारी है ना, वो एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब मतलब हमें कोई छोटी एक तादाद में उनसे डील नहीं करना पड़ेगा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो बढ़ गई है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टैकल करना, उनको सेटिस्फाई करना, ये कोई इट इज हरक्यूलिन टास्क, मतलब इतना आसान नहीं होगी। जो भी गवर्नमेंट आएगी, जब भी कोई गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो असेंबली की आएगी यहाँ पर, उसको बहुत बड़ा एक फैसला लेना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत बड़ा जिगर चाहिए ऐसे फैसले लेने के लिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। और यहां पर मुझे लगता है कि उमर साहब जो है वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को क्या उनकी प्रायोरिटीज है, कहां पर उनको मदद चाहिए, कहां पर उनको सपोर्ट चाहिए, कहां पर उनका सपोर्ट हमें मिलेगा। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई एम वेरी मच एश्योर्ड कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में आएगी, यहां पर ऐसी पॉलिसीज बनेंगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉलिसीज हो या अदर पॉलिसीज हो, जिसमें यूथ को प्रायोरिटाइज किया जाए, ताकि यूथ अपने आप को ना अलग थलग पड़ा हुआ ना समझे। जो इन 8-10 सालों में यूथ के साथ हुआ ना, अलग थलग पड़ा हुआ है। यहां पर देखिए क्या हाल हो गया यूथ का। जम्मू कश्मीर की बात करें, ऑल द सेम थिंग, ऐसा नहीं है। यूथ की बात हम सब समझते हैं, और प्रायोरिटीज जो रहेगी यूथ की रहेगी। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि धर्म के नाम पर या किसी बिरादरी के नाम पर, जात के नाम पर हम लोग कोई भेदभाव ना कभी किया, ना कभी करेंगे। और यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि बेटर इंटरेक्शन हो सके। जम्मू कश्मीर एज अ फैमिली आगे बढ़े, एज अ फैमिली आगे बढ़े, एज अ ग्रुप आगे बढ़े, एज अ टीम आगे बढ़े। हमारी कोशिश ये रहेगी। और आने वाले दिनों में लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे, ये दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, वाहिगुरु से दुआ करेंगे कि आने वाले टाइम पे हमारे नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए एक अच्छा टाइम आ सके। हम ये प्रे कर सकते हैं। और लोगों को हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होंगे, लोकसभा के असेंबली को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करें, वोट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए जो काम अधूरे छूट गए हैं, जो गलतियां हम लोगों से हुई है, वो उसको ठीक कर सके। हम एडमिट कर रहे हैं कि कुछ भी चीज होती है, कोई गलत हुई है। हम लोगों को देखो ना, लोगों को उमर साहब या टीम हमारी जो है, हमारे नेता जो है, लोगों के बीच जाते हैं और वो कहते हैं भाई ठीक है, हमसे जो गलती आप बताएं, कहां गलती, हम ठीक करेंगे उसको। वी आर द पार्टी हु लिसन टू द जनरल पब्लिक। हम लोग सुनते हैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग नहीं, हम सुनेंगे, पहले भी सुनते आते, आगे भी सुनेंगे। और ये हमारी पॉलिसी रही है, आइडियोलॉजी रही है कि हम लोगों से बात करेंगे और बात करते रहे हैं। और आने वाले दिनों में कुछ जो भी पॉलिसी हम बनाएंगे, लोगों को ध्यान में रखकर, रीजन को ध्यान में रखकर, यूथ को ध्यान रखकर, एस्पिरेशन को ध्यान में रखकर बनाएंगे। बहुत एक इंसाइटफुल डिस्कशन आपके साथ रहा गगन जी। आगे भी आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, और ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त दावे कर रही है, और कल को अगर वो कहीं भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं और वो इस रेस में आगे आते हैं, तो वो जाहिर सी बात है उन वादों पर जो है खरा उतरेंगे, और कोई बैक स्टैटिंग जो है कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं करेंगे। तो भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो पॉडकास्ट। थैंक यू।